हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये क्लास है HTET की CDP की क्लास और आप यहाँ से PGT, TGT एंड PRT की तैयारी कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस MCQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है HTET के लिए। मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 तक के करा चुकी हूँ HTET के, अब वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। 90 तक मैं यहाँ क्वेश्चन करा चुकी हूँ जिसमें कि मैंने आपको सीक्वेंस वाइज कराए हैं, यानी कि पहले मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कराए थे, फिर इन्फेंसी पीरियड के, फिर हमने चाइल्डहुड के किए थे, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के, उसके बाद हमने इंटेलिजेंस के किए हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो मोटिवेशन के हैं और इसी तरीके से एक हायरार्की के थ्रू ही आप अपने सारे MCQs कर लेंगे और सारी CDP की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं तो हल्के में नहीं ले सकते, 30 क्वेश्चन आर वेरी 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 इनफ। तो चलिए स्टार्ट करें पढ़ना। आज हम करेंगे 91 से द बुक। तो जो बुक है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये हमें बताना है और मैंने लास्ट क्लास में शायद आपसे इसका क्वेश्चन भी पूछा था। चलिए, ये जो बुक है ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है मैस्लो के द्वारा। मैस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरीज दी हैं बहुत सारी, बहुत फेमस थ्योरी है। एक हायरार्की भी है मैस्लो हायरार्की थ्योरी, वो बहुत अच्छी थ्योरी है। तो ये मैस्लो के द्वारा दी गई है। इसके बाद है मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज, एक पर्सन का जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, यानी कि जो मोटिवेट करने वाला बिहेवियर होता है, तो वो कैसा होता है, किस चीज़ को आप मोटिवेटेड बिहेवियर बोलेंगे, किस टाइप के बिहेवियर को। ये हो जाएगा आपका वेल डायरेक्टेड एंड वेल गाइडेड टूवर्ड्स द गोल। किसी भी पर्सन को जो वेल डायरेक्ट किया जाए, निर्देश दिया जाए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे गाइडेंस दिया जाए, और एक जब तक गोल अचीव ना हो जाए तब तक वो उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, उसको मोटिवेटेड बिहेवियर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहेवियर मोटिवेट कर दिया, गोल तो अचीव नहीं हुआ। तो जब गोल अचीव हो जाता है, मोटिवेशन जिससे मिलता है उसको मोटिवेटेड बिहेवियर कहा जाता है। तो नंबर C इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन आर, मोटिवेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, या साइको सोशल फैक्टर होते हैं, या सारे ही फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए कॉमन सेंस का अंतर है, मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, अंदरूनी मिल सकती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल में, साइकोलॉजिकल मिल सकती है, आपको बाहर के लोगों से मिल सकती है, सोसाइटी से मिल सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इज अफेक्टेड बाई ऑल एक्सेप्ट, जो प्रोसेस होता है मोटिवेशन का वो सबके द्वारा जो होता है वो अफेक्टेड होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसके द्वारा अफेक्ट नहीं होता, क्या है वो, हैबिट्स हैं, या तो आदत है, या मेंटल सेट एंड वैल्यूज़ हैं, या फिजिकल फैक्टर है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोटिवेशन किससे अफेक्ट नहीं होता, क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो जो मोटिवेशन है इनमें से तीनों से ही इफेक्ट होता है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। हैबिट्स हों, आपकी आदतें, आदतों से मोटिवेशन आता है, मेंटल सेट से आता है, वैल्यूज़ क्या है, फिजिकल आपके आसपास का वातावरण क्या है, उससे भी मोटिवेशन आता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल मोटिव्स, इनमें से कौन सा सोशल मोटिव के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि सोसाइटी से आप उसको ग्रास्प नहीं करते, सोसाइटी से नहीं सीखते, सोसाइटी से नहीं लेते, तो कौन सा आता है, ये है आपका पर्सनल गोल। ठीक है, क्या आता है, पर्सनल गोल, ये इंसान के अपने गोल है पर्सनली, ये सोशल मोटिव सोसाइटी से नहीं आते। सोसाइटी से क्या आता है, प्रेस्टीज आती है कि हमारा सम्मान हो, एक नाम हो, हमारा एक स्टेटस हो, सोशल अप्रूवल आता है कि हाँ वो तो पैसे वाला है, या वो तो भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, या वो इस स्टेटस पर है, मनी होर्डिंग आती है, ठीक है, कितनी मनी है, लेकिन पर्सनल गोल सोशल मोटिव में नहीं आते। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर एक्शन एंड बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर गेटिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन, दिस इज द ओपिनियन ऑफ। क्या कहा गया है कि जो हमारे एक्शंस हैं, यानी कि जो हमारा काम है और जो हमारा बिहेवियर है, वो मोटिवेट किससे होता है, वो मोटिवेट होता है जब हम पेन को अवॉइड कर देते हैं, दुख दर्दों को, और प्लेजर अपना लेते हैं कि हमें भाई पेन तो अवॉइड करने हैं और हमेशा खुशी खुशी ढूंढनी है। तो इससे हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है ना कुछ करने के लिए, कि हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे आप लोगों भी आप HTET की तैयारी करते, तो आप क्या चाहते हो कि आगे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाए, बढ़िया, या कहीं अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप कहीं बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छी सैलरी हो आपकी, इससे आपको खुशी मिलेगी, आपको दर्द नहीं होगा। तो ये जो ओपिनियन है इसे देने वाले कौन है, इस ओपिनियन को देने वाले हैं थॉमस हॉब्स। कौन है, थॉमस हॉब्स, हॉबीज हॉब्स करके आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फंडामेंटल इंस्टिक्ट ऑफ ह्यूमंस आर इनहेरिटेड रेदर देन एक्वायर्ड, कि जो फंडामेंटल इंस्टिक्ट होती है ह्यूमंस के अंदर, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर जो उसके अंदर अपने अंदर जो इच्छाएं, जो इंस्टिंक्ट हैं, वो जो होती हैं
वो एक्वायर्ड नहीं होती, इनहेरिटेड होती हैं। ये जो इंस्टिंक्ट हैं आर द स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द एबव ओपिनियन वाज हेल्ड बाय। ये जो इंस्टिंक्ट हैं वो ह्यूमन बिहेवियर की एक तरीके से स्प्रिंग होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को आगे बढ़ाती हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को अच्छा बनाती हैं। तो ये किसके द्वारा दिए गए विचार हैं? ये जो विचार हैं ये दिए गए हैं चार्ल्स डार्विन और MC डुगेल दोनों के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ऑफ दीज के द्वारा। तो 97 का आंसर क्या है? ये है सी। इसके बाद है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ बिहेवियर वाज रिजेक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। जो बिहेवियर की इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ठीक है, इंस्टिंक्ट मतलब जो अंदरूनी जो इंस्टिंक्ट होते हैं, वो कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट कर दी गई? क्यों रिजेक्ट कर दी गई? आंसर क्या है इसका? एक सेकंड। तो आंसर क्या है इसका? एडल्ट बिहेवियर इज गाइडेड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑल्सो, इट इज़ नॉट ऑलवेज गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट। कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से भी तो चीज़ें सीखते हैं, तो अंदर से ही नहीं गाइड होते, वो बाहर की चीज़ों से भी, अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस से भी गाइड होते हैं। दूसरा, ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय कल्चरल फैक्टर ऑल्सो। बिल्कुल, जिस कल्चर में लोग रह रहे हैं वहाँ से भी ह्यूमन फैक्टर अफेक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंस्टिंक्ट से ही अफेक्टेड हो। तो ये दोनों भी सही है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन बीइंग इज ए रैशनल एनिमल, ही इज नॉट सपोज टू बी डायरेक्ट बाई इंस्टिंक्ट ओनली। अब ह्यूमन क्या है? एक रैशनल एनिमल है। रैशनल मतलब तार्किक। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों की तर्क शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आगे आगे लोगों को जब जानकारी होने लगती है तो तर्क, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अंदर, नहीं मेरी तो सिक्स सेंस ये कह रही है या मेरा तो अंदर की इंस्टिंक्ट ये कह रही है, तो उसके हिसाब से नहीं चलता। तो सारे ही सही हैं, जो इंस्टिंक्ट होती हैं सबसे ही मोटिवेट होती हैं। इसके बाद है सेंट्रल मोटिव स्टेट वाज एक्सप्लेन्ड बाय। जो सेंट्रल मोटिव स्टेट है, यानी कि जो केंद्रीय मोटिव है, वो किसने एक्सप्लेन किए हैं? सेंट्रल मोटिव स्टेट, ये स्थिति किसने एक्सप्लेन की है? ये एक्सप्लेन की है आपके मोर्गन ने। किसने की है? मोर्गन ने। इसके बाद है अब्राहम मैस्लो वाज बेसिकली। अब्राहम मैस्लो कौन थे? जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बुक लिखी है। प्रेगमाटिस्ट थे, रियलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, या सब ही थे? क्या है इसका आंसर? तो जो ये थे एक ह्यूमनिस्ट थे, ठीक है, ह्यूमन को समझते थे, ह्यूमनिस्ट थे। इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज वन होल। एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है। कौन होता है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड? यानी कि जो खुद को समझे, खुद कोई अस्तित्व को पहचाने, वो कौन होता है? ठीक है, हमें बताना है इसका आंसर। ये होते हैं डज नॉट एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी। पहली बात तो ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, बंधन होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अपने ही एक रूल्स होते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने देखो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को नहीं माना कि सती प्रथा होगी, कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, कि बाल विवाह होगा, नहीं माना। ये अपने अकॉर्डिंग चले, सेल्फ एक्चुअलाइज थे। इनको लगता था कि ये सही है, महात्मा गांधी थे, ये सही है, उनको लगता था। ऑलवेज सीक्स परफेक्शन, ये परफेक्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस इसमें आते हैं, ठीक है। इज़ वेरी गुड इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स। दूसरों के साथ एक अच्छी पर्सनल रिलेशनशिप ये बना के रखते हैं, ठीक है, तभी तो ये अपनी बात को मनवा पाएंगे ना, आगे बात कह पाएंगे। यूं ही थोड़ी ना ज्योतिबा फुले को हर कोई पूछता। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की निशानी होती है। इसके बाद थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय MC क्लेलैंड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब कौन से ईयर में हुई है? ईयर वैसे कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है, अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन को लिखा है MC क्लेलैंड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये जो है किस साल में लिखी गई है? ये जो बुक है आपकी, ये लिखी गई है आपकी 1951 में, ठीक है। कब लिखी गई है? 1951 में। इसके बाद है अचीवमेंट मोटिव इज अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई। जो अचीवमेंट मोटिव होता है, अब इसी से रिलेटेड है, MC क्लेलैंड की बुक से रिलेटेड है। अचीवमेंट मोटिव जो होता है एक चाइल्ड में, वो कब डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है? तो प्रॉपर गाइडेंस एंड हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड, जब बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। अब यहाँ हाई एक्सपेक्टेशन उल्टा नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट मोटिव की बात हो रही है। एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी तभी बच्चा कुछ अचीव कर पाएगा। दूसरा है टेलिंग द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन टू द चाइल्ड। अगर ग्रेट मैन की कहानियाँ बच्चों को बताई जाए, अगर एक रियलिस्टिक गोल बच्चों को दिया जाए, रियलिस्टिक मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो तो मैं ये बन के दिखाना है, एकदम साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं। जो बच्चे का एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों ही कह रही है कि अच्छा बच्चा ये बन सकता है, ये पॉसिबल है और थोड़ी मेहनत की जा सकती है, तो सभी ही ये सही आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लर्निंग के बारे में सही नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसमें क्या है आंसर, लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसा नहीं है लर्निंग इनडायरेक्टली भी ऑब्जर्व की जाती है। तो ये गलत है कि लर्निंग सिर्फ मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ टीचर तो ही आप लर्न कर पा रहे हो, नहीं, आप अपने आसपास से, वातावरण से, आप किसी बुक से, आप न्यूज़ से, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हो, आप अपने किसी सेंस ऑर्गन से लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग के बारे में ये सही नहीं है। इसके बाद है इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज़ गाइडेड बाई, जब लाइफ की शुरुआत होती है, जब बेबी पैदा होता ही है, इन्फेंसी पीरियड जो होता है, तो उसमें जो बच्चा है किससे गाइड होता है, मैचुरेशन आ जाती है, इंस्टिक्ट से, लर्निंग से, इनमें से किसी नहीं। तो जब बच्चा होता है छोटा, वो इंस्टिक्ट से, उसके अंदर से, जैसे भूख है, रोना है, तो यही इससे ही गाइड होता है बच्चा लाइफ की शुरुआत में। इसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज और फैक्ट बिकम्स लर्निंग व्हेन, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज को जब अपने अंदर उतार लेना होता है, एक्यूमुलेशन होता है, वो बिकम्स लर्निंग, वो लर्निंग बन जाते हैं। कब लर्निंग बन जाते हैं एक्यूमुलेशन, जब वो अप्लाई होते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, तब एक्यूमुलेशन आता है। भाई आपने कोई चीज़ सीख ली, नॉर्मल आपने मान लो एक रेसिपी ले लेते हैं, आपने रेसिपी सीख ली चाउमीन बनाने की, एक किससे, एक न्यूज़ चैनल से सीख ली, सॉरी न्यूज़ चैनल नहीं, एक फूड चैनल से सीख लिया, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ माई टंग। तो वहाँ से आपने जब रेसिपी सीखी तो सिर्फ देखी है, अभी नॉलेज आपने गेन की है, अभी हम इसको लर्निंग नहीं कहेंगे जब तक इसको अप्लाई नहीं कर लेते आप रियल लाइफ में, तो इसको एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज कहेंगे, ठीक है, अप्लाई जब आप कर लेते हैं। तो नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद डांसिंग, ड्राइविंग, राइटिंग एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ, जो डांसिंग है, ड्राइविंग है, राइटिंग है, ये किसके एग्जाम्पल है, मैकेनिकल के, परसेप्चुअल मोटर लर्निंग के, साइकोमोटर लर्निंग के, या बोथ बी एंड सी के। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। ये परसेप्चुअल मोटर लर्निंग के भी हैं क्योंकि आप इसमें दिमाग लगा के सीख रहे हैं, और ये आपके साइकोमोटर लर्निंग के क्योंकि आप इसमें हाथ पैरों का यूज़ भी कर रहे हैं। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, बोथ बी एंड सी। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन गैनेज हायरार्की लर्निंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, गैने की हायरार्की थ्योरी गैने ने दी है, तो लर्निंग को कितने पार्ट्स में गैने ने डिवाइड किया है, लर्निंग को डिवाइड किया 8 पार्ट्स में। गैने की थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप पीजीटी की या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पार्ट्स में। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है, ड्राइव रिडक्शन की किसने दी है, साइन गेस्टाल्ट की, लर्निंग बाय इनसाइट किसने दी है, हमें ये बताना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको बताना है, क्या है बताइए। तो इसका जो आंसर है देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो पावलो ने दी है। ये ऐसे लर्न होने चाहिए, क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम लेते ही आ जाए, नाम याद पावलो, क्या नाम आ जाए, एकदम पावलो नाम याद आ जाए आपको, ठीक है। और इसके बाद जो ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी है वो हल ने दी है, किसने दी है, हल। साइन गेस्टाल्ट की जो थ्योरी दी है वो टोलमैन ने दी है, और लर्निंग बाय इनसाइट की थ्योरी जो है वो कोलर ने दी है, ठीक है। तो ये जो आंसर हो जाता है फर्स्ट का है थर्ड, तो देखिए फर्स्ट का थर्ड कहाँ पर है, पहले में ही हमें मिल गया है, तो अगर आप 1-2 यहाँ पे लगा लें तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिफ्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू पावलो। अब ये पावलो की थ्योरी की बात हो रही है, बताओ कौन सी दी है पावलो ने थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग की, कौन सी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया है इसने कि 2 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल और कौन से होते हैं यहाँ पे, और होते हैं साइकिक, ठीक है। एक तो होते हैं दिमाग वाले मानसिक, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपका स्कीमा वगैरह नहीं होती, रिफ्लेक्सेस जो अंदर से रिफ्लेक्सेस आते हैं, किसी चीज़ को करना आता है आपको उसको, तो साइकिक। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब मैंने 110 तक आपको क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ 91 से, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे, 20 क्वेश्चन के अराउंड हमारे हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बहुत सारी थ्योरी से रिलेटेड, बहुत सारे अच्छे थ्योरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, बहुत ही सीक्वेंस वे में हम चल रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और गो थ्रू कीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट को, आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी, और आपको साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।